हे फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है MPC 001 के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 का। और इसके मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी था, जो पार्ट मैंने स्किप किया है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो, हमारा एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जितने भी यूनिट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, की इश्यूज़ इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो आज का वीडियो जो है वो की इश्यूज़ पर रहने वाला है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो ये टॉपिक है ना, की इश्यूज़, जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करने की बात कर रहे हैं, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो आते ही हैं, तो उन इश्यूज़ को हमें स्टडी करना है। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। यहाँ पर आपको जो इश्यूज़ है ना, उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। अब डिटेल में एक्सप्लेन करना इन्हें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी बुक में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी नहीं है। बट आई होप कि इस डिस्कशन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी लगने लगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इसे बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके आएँ और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की इशू है दैट इज़ नेचर वर्सेस नर्चर। तो जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को, जब कॉग्निशन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं। दो चीज़ों पे हम डिबेट कर सकते हैं, लाइक नेचर या नर्चर, कि जो हमारा ह्यूमन कॉग्निशन है उसे कौन सी चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, नेचर या फिर नर्चर। तो नेचर क्या होता है? नेचर मतलब नेचर में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉग्निशन है ना, वो बाय बर्थ डिसाइडेड है, वो हमें इनहेरिटेंस में मिला है, मतलब इनहेरिटेड है। जैसा हमारे पेरेंट्स का जैसा हमारे पेरेंट्स का कॉग्निशन था वैसा ही हमारा होगा, या बाय बर्थ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारे ब्रेन में आई हैं वही रहेंगी आगे, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बट जो नर्चर है, नर्चर क्या कहता है कि जो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव पावर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होती है। एनवायरनमेंट में क्या आ गया? सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, या फिर हमारे जो नेबर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, इन सारी चीज़ों से हमारा जो कॉग्निशन है वो डिसाइड होता है। वो चेंज भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी लोग जो है, जिनका जो नेचर की वजह से उनका कॉग्निशन इन्फ्लुएंस हो रहा है, कुछ लोगों का जो है नर्चर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसमें बहुत लाइक रिसर्च के बाद हम यही तो पता लगाना चाहते हैं कि किसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। तो रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में क्या है कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस चीज़ में है कि जो भी हमारे अंदर कॉग्निटिव फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो भी हमारे ब्रेन में जो प्रोसेसेस हो रही हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, वो उनका कोई रीज़न, उनका कोई हम लॉजिकल रीज़न दे सकते हैं, लॉजिकली बेस्ड है, या फिर इन चीज़ों में बेस्ड है जो हमें पहले से पता है। एम्पिरिसिज्म क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड सेट ऑफ नॉलेज है, उसी की वजह से हमारी जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर हमारा जो कॉग्निशन है, वो सारा जो फिक्स सेट ऑफ नॉलेज है उसी की वजह से हो रही है। और नेक्स्ट जो रेशनलिज्म क्या कहता है कि हमारे जितने भी कॉग्निटिव फिनोमिनाज हैं वो लॉजिकली बेस्ड हैं, उनका कोई ना कोई रीज़न है। अगर किसी की थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रही है, किसी, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेलुसिनेशन का एग्जांपल देती हूँ, हेल्यूसिनेशन, तो हेलुसिनेशंस किसी को क्यों हो रहे हैं, तो इसका कोई रीज़न तो होगा, विदाउट रीज़न तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमें कह रहे हैं रेशनलिज्म वाले। बट एम्पिरिसिज्म वाले कह रहे हैं कि ये तो फिक्स्ड है, इसका कोई रीज़न नहीं है, ये किसी ना किसी वजह से हो रहा है, बट फिक्स्ड है, हमें मतलब पहले से हमें पता था ये सारी चीज़ें, इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस।
अब स्ट्रक्चर और प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, ह्यूमन माइंड जिस तरह से वर्क कर रहा है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड हो सकता है। वो या तो एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड है, कुछ कंफ्यूज है कि प्रोसेसेस की वजह से हो रहा है। तो स्ट्रक्चर में क्या आ गया कि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ब्रेन में हमारे पास सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी वजह से, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से लोगों के जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सबका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा मे बी। बट प्रोसेसेस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनमें चेंज आने की वजह से हमारे थिंकिंग, हमारे बिहेवियर, इन सारी चीज़ों में चेंज आते हैं, या फिर हमारा जो कॉग्निशन है ना, वो जो है वो प्रोसेसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो रहा है, जो ब्रेन के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं। तो अब ये बहुत बड़े डिबेट का टॉपिक हो गया ना कि क्यों हमारी जो कॉग्निशन है वो किस वजह से आ रही है, ब्रेन की स्ट्रक्चर की वजह से आ रही है, प्रोसेसेस की वजह से आ रही है। तो इसके लिए भी हमें रिसर्च करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोमेन जनरलिटी एंड डोमेन स्पेसिफिसिटी। मतलब हमारे ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही हैं, वो एक सिंगल डोमेन की वजह से हो रही है, या अब इसमें दो चीज़ें हो गई ना, या तो वो एक सिंगल डोमेन की वजह से हो रही है, या फिर उसमें मल्टीपल डोमेन्स इंक्लूडेड हैं, मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व हैं। तो इससे हमें पता चला, अगर सिंगल डोमेन, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेमोरी का एग्जांपल लेती हूँ, मान लिया कि ए साइंटिस्ट कहते हैं कि मेमोरी जो है वो सिंगल डोमेन पे वर्क कर रही है, मतलब मेमोरी एक खुद में ही एक डोमेन है। तो मेमोरी खुद प्रोसेस, मतलब मेमोरी के प्रोसेस होने का तरीका एक अलग है। और एक साइंटिस्ट हमें कह रहे हैं कि जो मेमोरी है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह से परसीव करते हैं चीज़ों को, किस तरह से हमने कितनी अटेंशन दी है चीज़ों पर। तो इन दोनों डोमेन्स पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये डोमेन जनरलिटी हो गया और ये डोमेन स्पेसिफिसिटी हो गया। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारी स्टडी में। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फरेंसेस एंड इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो कॉजल इन्फरेंसेस और इकोलॉजिकल वैलिडिटी में क्या है कि जो हमारी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो रही हैं वो उसे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसका या तो हम कॉज बताना चाहें, तो कॉज कैसे पता चलेगा, जब हम हाईली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में काम करते हैं, तो हम क्या पता लगाते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो या तो हम एक्सपेरिमेंट करें या फिर हम नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स यूज़ करें, तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी में आ जाएगा ये। तो हमें किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल करनी चाहिए या नेचुरल सेटिंग्स में करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। और दूसरी चीज़, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में हम कंट्रोल्ड मैनर में जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारी जो स्टडी है उसमें हम ये मान सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हम किसी एक चीज़ को ही यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। अब नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। तो हमें अप्लाइड रिसर्च करनी है या बेसिक रिसर्च। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है ना, वो सिर्फ हम नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो कॉग्निशन है वो किस तरह से काम करता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारा बिहेवियर, हमारी लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, हमारा कॉग्निशन किस तरह से काम कर रहा है, सिर्फ हम जानना चाहते हैं। जान के हम थ्योरी बना के बुक्स में लिख देंगे, आने वाली जो जनरेशन है वो उसे पढ़ती रहेगी, पढ़ेगी, याद करेगी, एग्ज़ाम देगी, ख़त्म। ओके, एक होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि अप्लाई कैसे किया जाए, किस तरह से हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो हमने नॉलेज गेन की है उसका हम यूज़ कैसे करें लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अप्लाइड में क्या हो जाता है कि हम उस नॉलेज का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अप्लाइड रिसर्च में आती है। तो हम यहाँ ये भी बहुत बड़ा इशू है
कि हमें किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए, पहले हम जान लें या साथ के साथ हम अप्लाई करें उसे। देन हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, ये आ जाता है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स। तो हमारा जो कॉग्निशन है वो बायोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है, मतलब बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। लाइक हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, ये हो गया। एंड हमारा इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है, जो भी चीज़ें आ जाती हैं बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, या बिहेवियरल मेथड्स की वजह से हो रहा है। लाइक हमें क्या स्टडी करना चाहिए, हम बायोलॉजिकल चीज़ें स्टडी करें कि ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है, ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, हमें ये स्टडी करना चाहिए, या बिहेवियरल मेथड स्टडी करना चाहिए कि हमारी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही हैं उसकी वजह से लोगों के बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है या किस तरह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी की कॉग्निशन, किसी की थिंकिंग एबिलिटी, लाइक हम थिंकिंग की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। किसी की अगर पॉजिटिव थिंकिंग है और किसी की नेगेटिव थिंकिंग है, तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले का बिहेवियर कैसा है हमें ये स्टडी करना चाहिए, नेगेटिव वाले का कैसा है ये स्टडी करना चाहिए। या फिर हम ये स्टडी करें कि किसी की जो थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किस वजह से हो रही है, हमारे ब्रेन के किस स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है, बायोलॉजी की वजह से हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है हमारा इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर्ली समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे मैं इस MA साइकोलॉजी की पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ। एंड जो भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक एग्ज़ाम से पहले या भी चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ। बाय अगेन।